जय हिंद मेरे डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है एयर मासेस एंड फ्रंट। यानी आज हम लोग जिस टॉपिक को देख रहे हैं वह है सेमेस्टर 2 और ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज्योग्राफी का ये टॉपिक हम लोग का है जिसका नाम है एयर मासेस एंड फ्रंट। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपने देखा कि यहां पर है एयर मासेस, और आपको पता है कि सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी का जो पेपर है ये आपका एग्जाम जो होने वाला है वो मई जून में होने वाला है, और इसका जो मिड टर्म एग्जाम होगा वह आपको मार्च में होगा। यानी कि अगले महीने में सेमेस्टर 2 का आपका एग्जाम होने वाला है। ये मेजर पेपर का भी सिलेबस है, माइनर पेपर का भी सिलेबस है, एमडीसी में भी है। अब रही बात कि इसमें यह जो एयर मासेस है जिसको हम लोग कहते हैं वायु राशियां, इसको हम लोग कहते हैं वायु राशियां, और इसको कहते हैं वाताग्र। इसको क्या कहते हैं? वाताग्र। और ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए एकदम बिल्कुल सावधानी से होशियार हो कि इस टॉपिक को आपको देखना है। जैसा कि आपको ये पता है इसमें कि एयर मासेस को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा एयर, विंड, फिर आपको एयर मासेस देखना होगा, और तब आपको समझ में आएगा फ्रंट। ये आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट्स है जिसको आपको जानना पहले जरूरी है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आप एयर मासेस के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। पहली बात कि यह एयर क्या है। एयर को हम लोग कहते हैं वायु। एयर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायु। ये वायु है। और इसको कहते हैं पवन। देखिए, इसको कहते हैं वायु राशियां। वायु राशियां। और इसको कहते हैं वाताग्र। ये 4 पॉइंट, और चारों को जानना जरूरी है। ये वायु और पवन क्या एक ही है या अलग अलग है? एयर का मतलब ये होता है कि वैसी हवाएं जिसमें गतिशीलता नहीं होती है किंतु ऑलरेडी मौजूद है। सपोज मान लीजिए कि यह गिलास, और ये गिलास क्या है? ये खाली है। ये गिलास है और गिलास क्या है? खाली। तो खाली होने के बावजूद भी इस गिलास में अंदर इसमें एयर भरा हुआ, खाली है उसके बावजूद भी इसमें एयर भरा हुआ, लेकिन इस एयर में, इस हवा में गतिशीलता नहीं है ताकि इस गिलास को गिरा दे। लेकिन यह जो पवन होता है इसकी विशेषता ये होती है, इस विंड की विशेषता होती है कि इसमें गतिशीलता का गुण विद्यमान होता है। जब भी पवन चलेगा, जब भी विंड ब्लो करेगा, तो वह आपको महसूस होगा कि यहां पर हवा चल रही है। तो जिसमें गतिशीलता हो उसको विंड कहेंगे यानी पवन कहेंगे। जो आपके शरीर को स्पर्श करे, आपको महसूस हो कि कोई हवा का झोंका जो है आपको आके छुआ। लेकिन आप जहां पर बैठे हुए हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में भी एयर है लेकिन उसमें कोई हवा आके आपको स्पर्श नहीं कर रही है, तो उसको हम लोग कहेंगे एयर। जाहिर सी बात है। अब रही बात कि तब ये वायु राशियां क्या होती हैं?
वायुराशियां का मतलब ये होता है, सपोज मान लीजिए कि आप जो है ये पटना है, यह पटना है, और यहां पर ये जयपुर है। और मान लीजिए कि आपका नाम है सपोज अंकित। तो आपका नाम अंकित है और अंकित पटना से जा रहे हैं जयपुर। तो ये पटना से जा रहे हैं कहां पर? अंकित जा रहे हैं पटना से जयपुर। तो अंकित अकेले जा रहे हैं। तो क्या अंकित के साथ क्या कोई भीड़ भाड़ है? बिल्कुल नहीं। अंकित एलोन जा रहे हैं, सिंगल जा रहे हैं। लेकिन जब अंकित के साथ हजारों लोगों की भीड़ यानी विद्यार्थियों की भीड़ एक साथ जब जयपुर की तरफ रवाना होगा एक प्लान के तहत, तो हम कहेंगे कि यह विद्यार्थी जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, यह क्या कर रहे हैं? एक जो है कि भीड़ के रूप में ये क्या कर रहे हैं? पटना से ये जयपुर जा रहे हैं। यानी कि इनका एक समूह है, विद्यार्थियों का समूह। उसी प्रकार से यहां पर स्टूडेंट की जगह आप समझ ले कि अगर कोई हवा एयर झुंड में नहीं चल रही है, कोई हवा जो है कि बिल्कुल एलोन चल रही है, अकेले चल रही, मान लीजिए इस तरह से, तो ये सिंपल से हमारी कहलाएगी, पवन कहलाएगी। लेकिन अगर हवाओं की झुंड, हवाओं का समूह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले, तो वायु के उस पुंज को वायुराशियां कहते हैं। यानी कि ये अगर वायु है या ये अगर पवन है, तो इसके पुंज को यानी वायु पुंज को एयर मास कहा जाता है, एयर मास कहा जाता है। तो यही एयर मास है जो एक पुंज में चल रही है, यानी एक समूह में चल रही है। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है एयर मासेस। अब रही बात कि ये हवाएं आखिर चल क्यों रही हैं और ये फ्रंट क्या होता है, तब इसको ये समझ में बात आपको आएगी कि मैंने जैसे कि बताया आपसे कि आखिर ये हवाएं चल क्यों रही है। तो हवाओं के चलने के लिए यह जरूरी है कि टेम्परेचर का वेरिएशन होना चाहिए। यानी हवाएं तब चलेंगी जब तापमान में अंतर होगा। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को मैंने बताया था कि हवाओं के चलने के लिए यह जरूरी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में वेरिएशन। जैसे मान लीजिए कि यह जगह है और यहां पर मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, और हम लोग देखते क्या है कि इस ए स्टेशन के ऊपर यहां सूर्य की जो स्थिति है, ये जो सन है, तो सन का पोजीशन बिल्कुल यहां पर लंबवत है, और जबकि बी की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही। तो जाहिर सी बात है कि अगर किरणों की जो लंबाई है वो ज्यादा होंगी, तो उस कंडीशन में यहां पर टेम्परेचर कम मिलेगा, और जहां पर सूर्य की किरणों की लंबाई छोटी होगी, इसका मतलब कि ये सर के ऊपर है, ऑन दी हेड है, तो इस तरह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो चूंकि यहां का टेम्परेचर मान लिया जाए कि यहां का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर है मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस। अब जाहिर सी बात है जहां की 10 डिग्री सेल्सियस है, जहां का तापमान कम है, यानी कि यहां का टेम्परेचर जो है ये क्या है? लो है, और यहां का टेम्परेचर क्या है? मैक्सिमम है। टेम्परेचर जो है यहां का क्या है? हाई है। तो जहां का टेम्परेचर कम है
तो यहाँ की जो हवाएं होंगी, तो हवाओं में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, उसमें जलवाष्प होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स है जिसका टेम्परेचर कम होता है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपका शरीर है, तो जैसे ही ठंडा का समय आता है, बहुत ज्यादा अगर शीतलता रहती है, तो आप जब सोते हैं तो बिल्कुल एकदम सर पैर को सटा के सोते हैं, फैला के नहीं सोते हैं, क्योंकि आपका जो शरीर है इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन आता है। आपके शरीर के कई ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर वह हीट है, उसमें अगर हीट की वजह से एक्सपेंशन हुआ है और अगर आप उस पर ठंडा पानी डाल दें, तो तुरंत जो है कि वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसमें से जो है कि संकुचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी और उसका सरफेस छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से हवाओं में है, अगर इसका टेम्परेचर अगर कम है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होगा, और जब सिकुड़न होगा तो हवाएं यहीं की यहीं दब के रहेंगी। उस कंडीशन में यहाँ पर जो प्रेशर होगा वह हाई प्रेशर होगा, यानी हवाओं का जो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा प्रेशर। यानी हमेशा याद रखना है कि अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहां पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर हाई। इसका मतलब यह है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु या मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है जब हीट बढ़ता है। तब जैसे हीट बढ़ेगा तो कोई भी चीजें, आपका शरीर का ऑर्गन्स है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, तो हीट बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, फैलाव होगा, उसका आकार, उसका साइज बड़ा होने लगेगा। उसी तरीके से ये हवाएं हैं, जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाओं में एक्सपेंशन होता है और ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती। तो जब ये हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ का जगह खाली हो गया, और उस कंडीशन में यहाँ पर यह जो प्रेशर बना हवाओं का कम हो गया और ये हो गया लो प्रेशर। तो हमने देखा कि ये एक जगह हाई प्रेशर हो गया, एक जगह लो प्रेशर, यानी कि जहां का टेम्परेचर हाई वहां पर लो प्रेशर, जहां का टेम्परेचर कम वहां पर हाई प्रेशर। अब चूंकि हवाएं जो चलती हैं, तो अब जानते हैं कि हवाएं अमूमन वहीं चलती हैं जहां प्रेशर ज्यादा होता है और ज्यादा से कम की तरफ हवाएं चलती हैं। तो प्रेशर तो यहां पर हवाओं का ज्यादा है, इसलिए ये हवाएं इसको भरने के लिए यहां से इस तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी। अब चूंकि ये जो हवाएं चल रही हैं तो ये समूह में चल रही है, ये हवाओं की जो पुंज है एक साथ चल रही, तो इसी को हम कहेंगे कि ये एक्चुअली में यही एयर मास है, यही वायु राशि, यही क्या है, ये वायु राशि। अब दूसरी बात ये है कि फ्रंट क्या होता है। तो फ्रंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए फ्रंट का मतलब ये होता है जिसको हिंदी में हम लोग वाताग्र कहते हैं। फ्रंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये सरफेस है और इधर से मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस। तो ये बीजेपी है, ये कांग्रेस। अब चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता, मान लीजिए कि ये पॉइंट एक्स है और इस पॉइंट एक्स की तरफ ये बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं एक साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं ऐसे, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पहुंच रहे हैं ऐसे, यानी कि ये दोनों जो राष्ट्रीय दल है, इस राष्ट्रीय दल के दोनों कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। मैं समझा रहा हूं कि वाताग्र क्या होता है, और उसको समझने के लिए इससे द बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। तो चूंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं, दोनों का अपना एक जो है कि राजनीतिक सिद्धांत है,
दोनों अपने अपने सिद्धांतों पर जो है कि खरे उतरने की कोशिश करते हैं, यानी विचारों में अंतर है, मतभेद है। तो ये कार्यकर्ता जब आ रहे हैं तो यहां तक यह जो क्षेत्र है दोनों के बीच का, तो इनके विचारों का प्रभाव यहां तक पड़ेगा, बीजेपी के विचारों का प्रभाव यहां तक पड़ेगा और यहां पर कांग्रेस के विचारों का प्रभाव पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का यह जो एरिया है, यह फ्रंट कहलाता। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा फ्रंट, यही कहलाएगा वताग्र। दूसरा एग्जांपल में आप ये देखिए कि यह कोई कमरा, यह कोई रूम है और इसमें दोनों तरफ से पाइप लगी हुई है ऐसे, और इसमें आप बैठे हुए हैं। मान लीजिए इसमें आप जो है यहां पर आप बैठे हुए हैं। इधर से क्या हो रहा है? इधर से गर्म हवा यानी हीटर का, और इधर से अत्यंत शीतल वायु एसी का, एयर कंडीशनर का, इसमें से भेजी जा रही है, छोड़ी जा रही है पाइप के माध्यम से। एक तरफ से गर्म हवा हीटर की आ रही है, ब्लोअर की आ रही है, दूसरी तरफ से ठंडी हवा जा रही है, और इसी में आप अकेले बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जिधर से ये ठंडी हवा आ रही है तो आपका जो आधा अंग है इधर का, यह कोल्ड हो जाएगा, और आप ही के शरीर का आधा अंग इधर का जो है वह वार्म हो जाएगा। यानी आपके शरीर पर इन दोनों नेचर की हवाओं का प्रभाव है। तो एक्चुअली में यही जो एरिया डेवलप हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग वताग्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वताग्र कहते हैं, जिसमें गर्म और ठंडी हवा दोनों की विशेषताएं मौजूद होती है। तो ये वताग्र होता। अब देखिए कि ये जो एक्चुअली में जो वायु राशियां होती हैं, अब ये क्या होती हैं और क्यों चलती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो एयर मासेस होता है, ये जो वायु राशियां होती हैं, तो इसलिए चलती हैं क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं हैं, अगर वो भौगोलिक दशाओं में विभिन्नता होंगी तो उस कंडीशन में ये हवाएं, ये वायु राशियां चलनी शुरू हो जाएंगी। अब चूंकि जो वायु राशियां होती हैं, तो जो वायु राशियां होती हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं एयर मास, जिसको हम लोग एयर मास कहते हैं, तो ये जो वायु राशियां हैं, ये क्षेत्र के आधार पर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं क्षेत्र के आधार पर, एक होती हैं पोलर एयर मास, और दूसरी होती हैं ट्रॉपिकल एयर मास। अब चूंकि मैंने कहा कि ये जो एयर मास है, ये जो वायु राशि है, ये जो वायु राशियां हैं, तो इसको मैंने कहा कि ये दो तरह की हैं, और इसका प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं P से, और इसका प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं कैपिटल T से। यानी जो पोलर एयर मास होती हैं, तो पोलर एयर मास को हम लोग इंडिकेशन उसका है, उसका संकेत कैपिटल P है, और जो ट्रॉपिकल एयर मास है उसका संकेत जो है कि T है। अब एक्चुअली में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में बातें आ जाएगी। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और हम लोगों ने इसमें ये देखा कि आखिर ट्रॉपिकल कौन सा एरिया है और पोलर एरिया कौन सा है। तो पहली बात तो ये है कि यह नॉर्थ पोल है
और यहां पर ये साउथ पोल है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो चूंकि यह 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, तो एक्चुअली में यह जो एरिया कहलाता है इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं ये। तो ये ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसी टी को, यानी अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं शेड कर दूं तो एक्चुअली में यही ट्रॉपिकल रीजन है, यही ट्रॉपिकल रीजन है। और इसी ट्रॉपिकल रीजन को हमने इंडिकेट किया टी से, यानी कि अगर इन क्षेत्रों में, इस ट्रॉपिकल रीजन में अगर हवाओं की पुंज अगर चलती है, अगर हवाओं की पुंज इस ट्रॉपिकल क्षेत्र में अगर चल रही हैं, सपोज मान लीजिए कि इस तरह से चल रही हैं या ऐसे आ रही हैं या ऐसे आ रही हैं, इस तरह से अगर आ भी रही हैं या यहां से कहीं जा भी रही हैं, तो इस ट्रॉपिकल रीजन में जो हवाएं अगर चल रही हैं तो एक्चुअली में यही वायु राशियां जो होंगी, मान लीजिए कि ऐसे भी चल रही है, अगर सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो चूंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में ही चल रही है इसलिए इसको कहेंगे ट्रॉपिकल एयर मासेस और इसको टी से हमने इंडिकेट किया। लेकिन अगर इस पोलर रीजन से, अगर इस पोलर रीजन से अगर हवाओं की पुंज अगर इस तरह से चलती हैं पोल्स की तरफ से, ऐसे ऐसे अगर ये चल रही है, तो हम कहेंगे कि ये पोलर एयर मासेस, ये क्या है, इसको P से इंडिकेट करेंगे, इसको भी P से इंडिकेट करेंगे और इसको T से इंडिकेट करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो वायु राशियां हैं क्षेत्र के आधार पर पहले उसको 2 वर्गों में बांटते हैं। सब बातों को आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला हम लोग पोलर एयर मासेस कहते हैं, जिसको कहते हैं ध्रुवीय वायु राशि, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय वायु राशियां, ध्रुवीय वायु राशियां, और इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां, यानी 2 तरह की वायु राशियां हो गई। अब रही बात कि ये जो वायु राशियां हैं, तो एक्चुअली में ये वायु राशियां कहां चल रही, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वायु राशियां हैं ये एक्चुअली में वायु राशियां कहां चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्पत्ति स्थान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये जो एयर मासेस हैं ये 2 तरह के, एक जो महाद्वीपीय भागों में, महाद्वीपों पर जिनकी उत्पत्ति होती है, और दूसरा जिनकी उत्पत्ति महासागरों पर होती है, ये महासागरों में होती है। एक महाद्वीपों पर होती है, दूसरा महासागरों में होती है। तो जो महाद्वीपों पर जिन वायु राशियों की उत्पत्ति महाद्वीपों पर होंगी तो उसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। चूंकि महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। और इस कॉन्टिनेंटल एयर मासेस में इसका जो सिंबल होगा वह स्मॉल सी होगा। और यहां पर ये जो महासागरीय वायु राशियां हैं, तो महासागर को हम लोग मरीन कहते हैं, मरीन एयर मासेस, मरीन एयर मासेस। और इस मरीन एयर मासेस का जो सिंबल होगा वो हमारा स्मॉल एम होगा। क्या होगा, स्मॉल एम होगा। तो अब चूंकि ये जो ध्रुवीय वायु राशियां हैं, ये जो पोलर एयर मासेस हैं, तो हमने देखा अगर सिर्फ अगर हम लोग चले इसको कि ये पोलर एयर मासेस को
तो सबसे पहले हमने देखा कि पोलर एयर मासेज जो है इनकी ओरिजिन अगर ये हो रही है मान लीजिए कि कॉन्टिनेंट पर, तो इसको कहेंगे कि सीपी एयर मासेस, पी फॉर पोलर। और अगर ये महासागरीय भागों में हो रही है तो इसको कहेंगे एमपी एयर मासेस। इसी तरीके से अगर ये ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल को भी हम लोग क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल को हम लोग कहेंगे जैसे मान लीजिए कि सीटी एयर मासेस। यह मान लीजिए कि ये टी है और इस टी का हमने किया ये दो पार्ट, तो उसी तरीका से यहाँ हो जाएगा ये एम्प्टी एयर मासेस, यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस, मरीन ट्रॉपिकल एयर मासेस। जैसा कि हमने पोलर एयर मासेस को कहा सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस, और एमपी मतलब मेरीन पोलर एयर मासेस, जो कि महासागरों में उत्पत्ति अगर होती है तो। अब रही बात कि ये जो एयर मासेस हैं, तो इन एयर मासेस का नेचर कैसा है, इनकी प्रकृति कैसी है। क्या ये एयर मासेस जो है गर्म है या ठंडी है, यानी अगर गर्म यानी उष्ण अगर एयर मासेस है तो उसको हम लोग W से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल W। और अगर वो ठंडी है, अगर वो शीतल है, तो उसको हम लोग स्मॉल कैपिटल K से उसको इंडिकेट करेंगे। अगर शीतल एयर मासेस है तो उसको कैपिटल K से, चूंकि यहां पर चूंकि हम लोग शीतल को कोल्ड कहते हैं, और चूंकि ऑलरेडी मेरा एक सी यहां पर इस्तेमाल हो चुका है कॉन्टिनेंटल के लिए, इसलिए बार बार सी में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको जो है कि काल्म यानी कि जो शीतल होता है, तो इस शीतलता को जो है कि हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु राशियों में कैपिटल के जो होता है वो किसका इंडिकेशन होता है, तो के का मतलब होता है शीतल वायु राशियां, यानी ठंडी वायु राशियों को के से इंडिकेट करते हैं। तो अब चूंकि ये जो हवाएं हैं जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस कहते हैं, तो अब क्या हो जाएंगी, ये भी दो तरह की हो जाएंगी। मान लीजिए ये इसमें जुड़ जाएगा कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एयर मासेस और मेरीन पोलर वार्म एयर मासेस। फिर इसमें ये हो जाएगा, इसका एक दूसरा रूप हो जाएगा इसमें कि कॉन्टिनेंटल पोलर के एयर मासेस, मेरीन पोलर के एयर मासेस। यानी कि हमने देखा ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। अब चूंकि एक तो देखा हमने कि गर्म जो वायु राशियां उसके लिए W, तो देखने के बाद पता चल रहा है कि CPW इसका मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एयर मासेस, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय उष्ण वायु राशियां, महासागरीय ध्रुवीय उष्ण वायु राशियां, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां, महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशियां। अब रही बात कि ये जो हवाएं हैं, तो हवाएं ये स्थिर हैं या अस्थिर हैं। हवाएं जो हैं ये स्थिर हवाएं हैं या अस्थिर हैं। और हम लोग देखते हैं इसके जो शब्द आता है, एक होता है हम लोग कहते हैं कि स्थिर, स्थिर, और स्थिर को हम लोग कहते हैं स्टेबल, और एक होता है अस्थिर जिसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब इसमें स्थिर के लिए जो एस है, तो स्मॉल एस अगर होगा तो स्टेबल होगा, अगर इसमें स्मॉल यू होगा तो वह अनस्टेबल होगा। तो चूंकि ये जो हवाएं हैं, तो इसमें अगर ये जुड़ गया कि CPK और यहां पर ये W है, तो यहां पर अगर जुड़ गया मान लीजिए कि S, यहां भी जुड़ गया S, यहां भी जुड़ गया S, यहां भी जुड़ गया S, इसका मतलब कि ये जो हवाएं हैं ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन अगर ऐसा होता कि CPW
दूसरा होता सी पी के यू, तीसरा होगा एम पी डब्ल्यू एस, चौथा होगा एम पी के यू। उसी तरीका से इसमें भी होगा डब्लू में, जैसे कि यहां पर जो है फिर यहां हो जाएगा एम पी डब्ल्यू एम पी डब्ल्यू यू हो गया है, एम पी के एस है, तो एम पी के, और उसके बाद जो है यहां पर एस, चूंकि इसमें एस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये वायुराशियों का विभाजन हो जा रहा है कि यहाँ पर ये कैसे कैसे वायुराशियां जो है कि चल रही हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो गर्म वायुराशियां हैं उसमें कुल 8 तरह की होती हैं, यानी कि जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं उसमें कुल 8 तरह की ये वायुराशियां होती हैं, और उसी प्रकार से जो पोलर एयर मासेस होते हैं उसमें भी 8 तरह की होती हैं। यानी वायुराशियों की जो कुल संख्या होती है वे वायुराशियां होती हैं कितनी तरह की, तो होती हैं 16 प्रकार की। लेकिन ये वायुराशियां मेजर 5 तरह की होती हैं। ये जो वायुराशियां होती हैं वह मेजर कितने तरह की होती हैं, वह होती हैं आपको 5 प्रकार की। अब जैसे कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर, और दूसरा शब्द हमने किया इस्तेमाल अनस्टेबल, अस्थिर। तो एक्चुअली में स्थिर वायुराशियों के लिए मैंने कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा संकेत का वह स्मॉल एस होगा, अनस्टेबल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा वह स्मॉल यू होगा। तो आखिर ये जो स्थिर और अस्थिर जो वायुराशियां होती हैं ये कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं, किसको हम लोग स्थिर कहेंगे, किसको हम लोग अस्थिर कहेंगे, किसको स्टेबल वायुराशि कहेंगे, किसको अनस्टेबल कहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि जो वायुराशियां होती हैं जिनमें स्थिरता होती है, तो एक तो उनका एक होता है कि अगर इस तरह का एरिया है और अगर मान लीजिए कि यहां से हवाएं अगर परिधीय क्षेत्रों में चल रही, यहां से हवाएं अगर परिधीय क्षेत्रों में चल रही हैं ऐसे, तो जाहिर सी बात है कि ये हवाएं क्या हो रही हैं, इस सेंटर से परिधीय क्षेत्रों में जा रही हैं, तो ये बहुत दूर तक जाती रहेंगी, यानी कि ये बहुत दूर तक जाएंगी और इसमें स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अगर हवाएं परिधीय क्षेत्रों से केंद्र की तरफ अगर आ रही ऐसे, यानी पेरिफेरी रीजन से अगर ये वायुराशियां सेंटर की तरफ आ रही, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आने के बाद सभी हवाएं आपस में यहां टकराएंगी और टकराने के बाद उसमें अस्थिरता आ जाएगी। तो एक तो होता है हमारा जो है कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। तो यहां पर अभिकेंद्रीय इनका जो बहने की दिशा है, और यहां पर अपकेंद्रीय है जो केंद्र से बाहर की तरफ जा रही है। लेकिन ये जो हवाएं होती हैं वो टेम्परेचर के आधार पर वो ज्यादातर स्थिर होती हैं या अस्थिर होती हैं। जैसे मान लीजिए, यानी टेम्परेचर के आधार पर ये जो हवाएं होती हैं, वायुराशियां होती हैं, वे स्थिर होती हैं या फिर अस्थिर होती हैं। जैसे आप देखिएगा कि ये मान लीजिए कि अगर कोई हवा
ऊपर से नीचे उतर रही है, ऐसे कोई हवा अगर ऊपर से नीचे उतर रही है, ऐसे कोई हवा अगर ऊपर से नीचे उतर रही है और दूसरी हवा जो है ये नीचे से ऊपर जा रही है, दूसरी हवा ये नीचे से क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे। चूंकि मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं क्योंकि जो भी हवाएं चल रही हैं एक पुंज में चल रही हैं। तो अगर कोई हवा ऊपर से नीचे उतरे ऐसे, तो ये हमारा होगा स्टेबल। स्टेबल इसका मतलब कि यहां पर ये भी क्या है, यह स्टेबल, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी का कैरेक्टर मौजूद है। लेकिन जो हवाएं नीचे से ऊपर जा रही हैं, यानी कि इस तरह से नीचे से ऊपर जा रही है, यहां भी देखिए नीचे से ये हवाएं ऊपर जा रही है, तो ये जो हवाएं होंगी अनस्टेबल होंगी। क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी, अनस्टेबल होगी, यानी कि यह जो है कि अस्थिर वायु होगी। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये हवा ऊपर से नीचे क्यों उतर रही है, स्टेबल होगी तो कौन सी होगी। तो ये हवाएं जो होंगी, जो स्टेबल होंगी, इसका मतलब ये है कि ये हवा शीतल है, ये हवा गर्म है, फिर ये हवा शीतल है, ये हवा गर्म। गर्म को हम लोग कहते हैं वार्म, शीतल को कहते हैं कोल्ड, फिर यहां पर वार्म, इसको कहते हैं कोल्ड। तो ये जो एयर मासेस है, तो एक शीतल है यानी कोल्ड है, एक वार्म है। अब ऐसा क्योंकि जो ऊपर से नीचे उतर रही है वो शीतल है। तो चूंकि मैंने बताया है आपको पहले भी कि चूंकि हमारी जो अर्थ है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, मैं चूंकि अर्थ का थोड़ा सा भाग बना रहा हूं, पूरा भाग को मैं नहीं बना रहा हूं, बस इतना ही समझिए कि ये हमारी जो अर्थ है, और इस अर्थ में हमारा जो यहाँ एटमॉस्फेयर है, हमारी पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, सपोज यही मान लीजिए कि यही हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यही हमारा ट्रोपोस्फेयर है। और मैंने बताया है कि इस ट्रोपोस्फेयर में जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं, इस ट्रोपोस्फेयर में जब हम लोग सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट आती है, यानी पर किलोमीटर की हाइट पर हम लोग जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लॉस होता है। यानी जब हम लोग हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, पर किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिक्रीजिंग आती है। इस टेम्परेचर में गिरावट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, इसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। यही वजह है माय डियर, आप देखिएगा कि अगर यहाँ पर कोई माउंटेन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर यह कोई माउंटेन है, कोई पर्वत है हमारी पृथ्वी के धरातल पर, तो आप देखिए कि उस माउंटेन के निचले भागों में बर्फ नहीं होता। जब भी बर्फ होता है तो उसके पीक पर होता है, यानी बर्फ यहाँ पर होता है, उसके शीर्ष पर होता है। क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं? इसीलिए नहीं होता है कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है और ऊंचाई बढ़ी तो टेम्परेचर में कमी आएगी। तो ऐसी ऊंचाई पर जब हम लोग चले जाते हैं जहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, तो उस कंडीशन में वहां पर बर्फ है। तो चूंकि जो हवाएं ऊपर हैं तो बहुत ही क्या हो गई है, ठंडी हो गई टेम्परेचर में गिरावट की वजह से, और जब वो ठंडी हो गई हैं, शीतल हो गई हैं, कोल्ड हो गई हैं, तो अब वो भारी हो गई है। चूंकि भारी इसलिए हुई है कि जब टेम्परेचर, शुरू में मैंने इस क्लास के बताया था कि जब टेम्परेचर में कमी आती है तो हवाओं में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भारी होगी, और भारी होगी तो कोई भी चीज, भारी चीजें नीचे आनी चाहती है, तो ये तेजी से हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो ये जब आती हैं तो इनमें स्थिरता होता है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि जो ज्यादा जानकार आदमी होता है, जो बुद्धिजीवी होता है, जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, तो हमेशा झुक के चलता है, सिर झुका के चलता। अब 25 बात बोलिएगा तो हो सकता है एक बात वो बोले, लेकिन जिसके पास जानकारी नहीं होती है
जिनके पास जो है कि अंदर से वो भारीपन नहीं होता है, तो एकदम हवा में उछलते हुए चलता है। और जो हवा में उछलते हुए चलता है उसकी लाइफ स्थिर नहीं होती है, उसमें स्थिरता नहीं होती है, वो कभी भी उसका विकेट गिर जाता है। लेकिन जो आदमी जो है कि भारी भरकम है, जिसे कहते हैं ना कि एक फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है उसकी डालियां नीचे झुक जाती हैं, लेकिन जिस पेड़ की शाखाओं पर फल नहीं होते हैं तो हमेशा वो इधर उधर लहराते रहता है हवाओं के झोंकों की वजह से। तो उसी तरीके से ये हवाएं होती है जो भारी होती हैं तो ऊपर से नीचे उतरती हैं, तो इनमें इसमें स्थिरता होती है, यानी ये जो वायु राशि होगी यह स्थिर होगी। और जो नीचे से ऊपर जा रही है, जिसके पास जो है कि गर्माहट थोड़ा सा आ गया है, ये बेचैन है, बेचैन आत्मा है, तो ये बेचैन आत्मा हवाएं जो है ऊपर की ओर उठ रही हैं, यानी कि ये अस्थिर हैं। तो इस तरह से ये हवाओं में भी स्थिर और अस्थिर ये हवाओं का नेचर होता है। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये जो एक्चुअली में हवाएं होती है, वैराशियां होती है, इन वैराशियों को अगर आप देखेंगे तो इनको अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे इन वैराशियों को, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि इनका अगर आपको चार्ट बनानी हो तो आप इनका चार्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, जिसको मैं बनाने जा रहा हूं, उस चार्ट को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो चार्ट है, इन हवाओं का जो चार्ट है, वह एक्चुअली में सबसे पहले वायु राशि को यहां लिखिएगा एयर मास। ये एयर मास को आपको दो भागों में बांट देना है, एक हो गया P और एक हो गया T, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था। क्योंकि ये एयर मास है और आपने इसको दो भागों में बांटा, P यानी पोलर और दूसरा बांटा आपने T यानी आपको ट्रॉपिकल एयर मासेस। फिर उसको आपने जो है बांटा CP यानी कॉन्टिनेंटल पोलर, और दूसरा आपने बांटा MP मेरीन पोलर। उसी तरीका से आपने इसको भी दो भागों में बांटा, एक बांटा आपने CT और दूसरा आपने बांटा इसको MT। अब रही बात कि इसमें आप अगर देखेंगे तो फिर जो है कि CP के और इसमें CPW, यहां भी आपने देखा MPK और यहां आपने देखा MPW। यहां भी आप देखिएगा सेम फंक्शन होगा यहां पर। बस इस चार्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में यही आपको आएगा। अब यहां हो गया CT और K, CT और फिर हो गया यहां पर W। यहां पर हो जाएगा आपका MTK, यहां हो जाएगा MTW। अब इसके बाद आइए फिर यहां पर, तो यहां हो जाएगा CPKS और फिर यहां हो जाएगा CPKU। यहां हो जाएगा, इस कलर को मैं ले लेता हूं, नहीं तो जो है कि समझने में दिक्कत हो जाएगी। यहां हमने ले लिया CPWS और ये हो गया CPWU। उसी तरीका से यहां भी हो जाएगा। इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं,
यहाँ पर, यहाँ हो गया एम पी के एस, और यहाँ हो गया एम पी के यू। उसी तरीका से ये जो है यहां पर आइए, इसको दो भागों में यहां पर बांट दिया आपने। एक हो गया एम पी डब्ल्यू एस, और ये हो गया एम, थोड़ा सा ऊपर उठा के इसको करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा और मैं ऊपर चढ़ा के मैं लिख रहा हूं, नहीं तो जो है कि नीचे से कट जाएगा, वो दिखेगा नहीं। थोड़ा सा मैं यहां से लेके मैं आ रहा हूं ऐसे। तो ये हमारा हो गया एम पी डब्ल्यू एस, और ये हो गया एम पी डब्ल्यू यू। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें हो गया। फिर जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ भी सेम प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ हम लोग आ रहे हैं तो सेम प्रोसेस हो रहा है। यहाँ भी एक हो गया सी टी के एस, सी टी के यू, यहाँ भी आएंगे तो ये हो जाएगा सी टी डब्ल्यू एस और सी टी डब्ल्यू यू। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर लेकर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा एम टी के एस, यहाँ हो जाएगा एम टी के यू। इसको अगर हम लोग आते हैं यहाँ लेके, तो यहाँ से फिर हमने देखा कि इसको दो भागों में हमने बांट दिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एम टी के एस, एम टी के यू। उसी प्रकार से जैसे कि हमने ये ट्रॉपिकल के एस की बातें कही, उसी तरीका से ये डब्लू है तो ये के की जगह यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, यहाँ पर के की जगह ये डब्लू हो जाएगा, एम टी डब्ल्यू यू। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वायुराशियां हैं इनका इसी तरीका से क्लासिफिकेशन जो है वह लगातार होता चला जाता है। यानी कि ये वर्म भी जो होती हैं ये 4 तरह की हो जाएंगी, यानी कि कुल इस वायुराशियों का जो क्लासिफिकेशन होगा वह एक्चुअली में जो है यह कुल 16 तरह की होती हैं, यानी ये कुल 16 तरह की होती हैं। अब चूंकि ये जो फ्रंटल जो थ्योरी है जिसको जो है कि बर्गनीज और वर्ग्रान, तो ये दो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है जिन लोगों ने वायुराशियों का अध्ययन किया, फ्रंट का अध्ययन किया और इसके विषय में बहुत सारी मौसम पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं इनके विषय में भी बताया। तो चूंकि इस तरह की जो हवाएं होती हैं, वायुराशियां होती है, उससे हमारा मौसम प्रभावित होता है। किस तरह से प्रभावित होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।